बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ पे प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में एक इंतहाई दिलखराश वाक़े के हवाले से हमने बात करना है। कल से मुसलसल सोशल मीडिया पे सरगोदा शहर डिस्कस हो रहा है, और क्यों हो रहा है? एक नन्ही सी मासूम मुंतहा की वजह से जो घर से निकलती है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने लिए कोई चीज़ खरीदने गए, कुछ ने कहा कि माँ ने कहा कि ज़रा थोड़े पैसों की चीनी ले आओ। गली मोहल्लों में, छोटे मोटे कस्बों में दुकानें होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं, वो बच्ची वहाँ पर जाती है और दोबारा कभी वापस ही नहीं आती। वालिदैन ढूंढते हैं रिश्तेदारों को, मोहल्ले में हर तरफ खबर फैल जाती है। और मुंतहा की उम्र कितनी है? 10 से 12 साल। मुंतहा नहीं मिल रही। अभी यहाँ पे थी और आसपास के जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं मुंतहा को मैंने अभी यहाँ जाते देखा है। कुछ लोग कहते हैं जनरल स्टोर में जाते देखा है। उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व होती है, मुकदमा दर्ज होता है, फिर CCTV की मदद ली जाती है। आसपास गली मोहल्लों में हर जगह पे CCTV कैमराज आजकल मौजूद होते हैं। जैसे CCTV कैमराज की फुटेजेस सामने आती है तो फिर हैरान कर देने वाले इंकशाफात सामने आते हैं कि मुंतहा जो घर से निकलती है एक छोटी सी चंद रुपयों की चीज़ लेने के लिए, वो ज़िंदगी की बाजी हार गई है। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। वो एक जनरल स्टोर में जाती है लेकिन जनरल स्टोर से बाहर नहीं आती, जिसके बाद उस जनरल स्टोर की तलाशी ली जाती है और जनरल स्टोर की ऊपर वाली मंजिल से मुंतहा की लाश मिलती और फिर बाद में पता चलता है कि उसको दरिंदगी करके कत्ल कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके जो कुछ मुलजिमान हैं पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। कुछ ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ये भी खबरें चल रही हैं कि जो दरिंदगी करने वाला एक मुलजिम है वो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके बाद जो है वो इनकाउंटर में मारा भी गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। ख़वातीन हमारे माशरे में क्यों महफूज नहीं है? जब हर घर में माँ, बहन, बेटी मौजूद है, हर घर में मौजूद है, उसके बावजूद भी खातून महफूज क्यों नहीं है? हम लोग बात करते हैं, हमने विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बना दिया, हमने CM साहिबा जो है वो ख़ुद खातून है, कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज नहीं है। कोयटा में तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो सरगोदा, और ये पहली बार नहीं हुआ। कब्रों में ख़वातीनों की मैयतें महफूज नहीं हैं। ये दरिंदगी ये किस तरह से जो है वो माशरे में पनपती जा रही है, और ख़ास तौर पर ये माइंडसेट क्या है, क्यों इतनी जो है वो गलाजत माशरे के जहनों में भर चुकी है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मायदा रज़ा भट्ट है, समाजी कारकुन है और ये ख़ास तौर पर पुलिस केसेस के हवाले से काम करती हैं। जो पुलिस जो है वो लोगों को पकड़ते हैं, इस तरह के केसेस आते हैं, इनकी अपनी NGO है। आपको मायदा खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। मायदा, ये हमारे माशरे में ये ख़वातीन इतनी गैर महफूज क्यों हैं कि जो बड़ी बच्चियां हैं उनके बारे में तो कह दिया जाता है कि इनके जी कपड़ों का कसूर है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो 10-12 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अब वही 10-12 साल की बच्ची ना मीडिया पे थी, सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती थी, कपड़े भी उसने बिल्कुल ठीक पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वो महफूज नहीं थी। अब हमें लगता है कि यहाँ पे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा पुलिस के थ्रू मिलेगा या प्रोटेक्शन के थ्रू मिलेगा, नहीं, हम सारे जितने भी आम शहरिया, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम अपने ओन पे अगर जिम्मेदारियों को देख लें और हर किसी को अच्छी नीयत से देखें तो शायद ये लड़कियां महफूज रह सकती हैं। अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम कंपनी में देखते हैं, अगर हमें कोई भी लगे कि एक इंसान नेगेटिव है, उसकी सोच नेगेटिव है या वो कोई नेगेटिव हरकत करने जा रहे हैं, तो आप उससे बातचीत करें। वो शायद आपको बुरा भला के, वो शायद आपको कहे कि तुम तो मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम तो मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, शायद वो हम किसी की जान बचा सके उनसे, उस लेकिन मायदा ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं और वो किसी को भिनक भी नहीं पड़ने देते। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो हमारे गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं। ये सिर्फ बच्चियों का मामला नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे लड़के भी महफूज नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी ख़वातीन ना घर पे महफूज है, ना गली मोहल्ले में महफूज है, ना वर्क प्लेस में महफूज है, ना तालीमी इदारों में महफूज है, कब्र में महफूज नहीं है। कब्र में महफूज नहीं है। अब मसला ये है कि कभी किसी औरत को बाप से मसला होता है, कभी किसी को भाई से मसला होता है, कभी किसी को अननोन से मसला होता है। हम इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते ही हैं कि एक और नया मसला आ जाता है माशरे में। अच्छा मायदा, मुझे ये बताइए कि वालिदैन को कितना संभल जाना चाहिए कि वालिदैन जो है वो इस तरह के कई केसेस हम देख चुके हैं कि बच्चे गली मोहल्लों में, अब बच्चे भी कहाँ जाएं, लोगों के छोटे छोटे से घर हैं, वो कब तक बच्चों को जो है वो कैद खानों में, कमरों में, घरों में बंद, वो बेचारे गली मोहल्लों में खेलने के लिए
मतलब अब मोहल्ले की दुकान तक नहीं बच्चों को नहीं भेजना हमने। इसके अंदर ये है कि जब तक हमारे पास सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं आ जाती हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि आपकी बच्ची या बच्चा आधे घंटे के अंदर नहीं वापस मिल रहा, एज सुन एज पॉसिबल जो है ना कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें लगता है कि रिश्तेदारों के पास चली गई, मोहल्ले में चली गई, चलो खुद से ढूंढ लेते हैं, खुद से एफर्ट्स पुट ऑन कर लेते हैं, पुलिस को बाद में इन्वॉल्व कर देंगे। लेकिन वो टाइम ज़ाया हो जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, हम लोग पुलिस को बहुत लेट इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन पुलिस का रवैया भी तो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इस तरह का कोई भी वाकया लेके अगर जाते हैं तो पुलिस रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, फौरी तौर पे सीरियस ही नहीं लिया जाता। लेकिन आजकल अब जैसे मैं पुलिस के साथ 2.5 साल से काम कर रही हूँ और मैं अपने केसेस देती हूँ और मैं लोगों को रेफ़र करती हूँ ना, पुलिस का इन केसेस को लेके बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें 3 महीनों 1 साल की बच्चियों को मैं फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट करवा रही हूँ, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने FIR क्यों नहीं करवाई, वो कहते हैं कि हमने मुनासिब नहीं समझा, हमें लगा कि शायद पुलिस काम ना करे, तो हम खुद ही अपनी एफर्ट्स की वजह से ढूंढ लेते हैं। लेकिन एट द एंड पुलिस ही होती है जो कि रीयूनाइट करवाती है बच्चों को अपनी फैमिलीज के साथ। तो पुलिस नहीं बात सुन रही, नो वरीज, आप बार बार उनके पास जाएं, एट द एंड दे विल टेक एक्शन। ठीक है मायदा, एक तो ये बच्ची का जो वाकया सामने आया है कि हमारे आसपास के लोगों को या फिर हमें कितना जो है वो इस वक्त एक्टिव रहने की ज़रूरत है। पहले एक वक्त होता था मोहल्ले में कोई एक बड़ा भी बैठा है, कुछ भी होता है उसको नज़र होती थी, सबका पता होता था कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, गली मोहल्ले में कौन सा लड़का बाहर से आके किस दुकान के बाहर क्यों खड़ा हो रहा है, बिल्कुल कितनी देर खड़ा हो रहा है, और उससे क्वेश्चन मार्क किया जाता था। अब तो हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई, अब तो हम देखते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। एज आ माशरे का फ़र्द हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नज़रें, अपनी आंखें खुली रखें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अभी हमें ये देखना है कि ये न्यूज़ चली है और ये 2-3 दिन तक मेन हेडलाइन रहेगी और फिर उसके बाद ये न्यूज़ जो है बंद हो जाएगी। हमने ऐसे नहीं करना, अब हमने अपने आप को एक्टिव करना है। आज अगर एक मुंतहा के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए, तो हमें अपने आप को एक्टिव करना है और हमें हर किसी पर नज़र रखनी है कि इससे अगर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, अगर इस बच्चे से किसी को ख़तरा है या ये बच्चा अकेला है, छोटा बच्चा है, तो हमने ज़िम्मेदारी लेनी है कि उस बच्चे को महफूज उसके घर तक पहुंचाए। अब लारियाटा, गुलबर्ग, ताता साहब, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, पुलिस 24 आवर्स वहाँ पर पेट्रोलियम करती है। पेट्रोलियम करने के बाद उनको जितनी भी एज का बच्चा, ख़वातीन या बच्ची नज़र आती है जो कि लावारिस और उनको लगे कि हाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो गलत हाथों में जाए, वो इसको रेस्क्यू करके अपने ऑफिस लेके जाती है, फिर तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में शिफ्ट कर देती है। तो हमें फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि जब भी आपको लगे कि हाँ इस बच्चे को हमारी ज़रूरत है और ये बच्चा अकेला जा रहा है, डू हेल्प दैम। अच्छा, ख़वातीन इतनी महफूज, गैर महफूज ख़वातीन क्यों हैं, ये बताइए कि ये माशरे का, हमारे का कौन सा माइंडसेट है, ये कौन सी वहशत है, ये कौन सी दरिंदगी है जो अंदर भरी हुई है, ख़ास तौर पे मर्दों की। और ये जब भी इस तरह की बात होती है, ये बिल्कुल सारे मर्दों की नहीं बात कर रहे होते, बिल्कुल ऐसे हम भी जिन घरों से आ रहे हैं, हम भी किसी की औलादे हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे घरों में भी हमें सपोर्ट मिल रही है तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब भी ये दरिंदगी के एलिमेंट में मर्दों की बात हो रही होती है तो ये सिर्फ उन खास एक माइंडसेट की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों बढ़ता जा रहा है ये? अब देखें कि ये लोग मुकद्दस दिनों का भी एहतराम नहीं करते लोग, और ये इसलिए बढ़ता जा रहा है। अब जो हमारी ख़वातीन है वो घर से बाहर निकल आती है और उनको भी नहीं पता चलता कि वो किसी गलत हाथ में चली जाएंगी या किसी सही हाथ में चली जाएंगी, और उसके बाद हमारी ख़वातीन बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हैं। अगर इंसान कोई बात कर रहा हो तो वो उसके कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, वहाँ पर चली जाती हैं। तो एटलीस्ट हमें अपने आप को, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ख़वातीन जो है वो, एक्चुअली मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ ना, मेरे पास फीमेल्स आती हैं जो कि मैच्योर होती हैं और वो काफ़ी लोगों में मैनिपुलेशन में आ जाती हैं और मिसयूज़ हो जाती हैं। अब मेरे पास अगर कोई बालिग लड़की आती है, मैं उसे रिलीज़ नहीं करती। मैं उसे रिलीज़ इसलिए नहीं करती, आई नो वो बालिग है, वो कहीं पर भी चले जाए, उसका राइट है, लेकिन मुझे पता है उसे ये नहीं पता कि वो सही हाथों में जाएगी या गलत हाथों में जाएगी। फिर मैं उसकी फैमिली को ढूंढ कर रीयूनाइट करवा देती हूँ। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली ख़वातीन पर, कि एटलीस्ट आप उन पर्सनस पे जाएं, उनके पर्सनस के पास जाएं जो आपको एटलीस्ट मैनिपुलेट ना करें और मिसयूज़ ना करें। सही। मुझे जो गवर्नमेंट की जानिब से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं फ़ीमेल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी है, या आपके पास, क्योंकि आप एक NGO चलाती हैं, आपका सारा दिन सोशल वर्क का काम है, आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना है, रवैयों को आप जांचती हैं, इस वक्त माशरे को क्या करने की ज़रूरत है सुधार के लिए?
इस वक्त माशरे को ये करने की ज़रूरत है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए उनको। बस जैसे मैं स्टार्टिंग में बात की कि उनको होता है कि बस पुलिस ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्प करेगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो ही हेल्प करेगी। हमें लगता है कि बच्ची हमारी नहीं है, हम किसी को ऑन नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर नॉर्मल बच्ची के साथ ऐसा होता है तो मैंने ऐसे केसेस देखेंगे, स्पेशल बच्चियों के साथ भी बहुत ज़्यादा इस तरह के महफूज नहीं है। और हमने बिला वजह अपने बच्चों को, ख़वातीन को घर से बाहर एटलीस्ट नहीं भेजना चाहिए जब तक हमें लगे कि सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं हो। नो डाउट बहुत ज़्यादा अब सेफ्टी मेजरमेंट्स है, 15 के बटन्स लग गए, गवर्नमेंट हमारी, पंजाब पुलिस हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास। पंजाब पुलिस अच्छा काम कर रही होती तो किसी की जुर्रत ना होती कि किसी बच्ची को इस तरह से दुकान में बंद करके ऐसी दरिंदगी हो जाए। बस अब ये है कि जो ये ऐसे काम कर रहे हैं ना, उनको खुलेआम सजा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी याद रखें कि इस शख्स ने क्या किया। ठीक है, कामरान मलिक हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सरगोदा से ही आपका ताल्लुक़ है। कामरान, आपका हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। कामरान मलिक, हमें ये बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या कब पेश आया है, कितने दिन लग गए इस बच्ची को ढूंढते हुए, और क्या जो मुल्ज़िमान हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, पकड़े जा चुके? जी ये बिल्कुल गुज़श्ता रोज के दिन 11 बजे का वाक़या है। अंदरूनी शहर 8 ब्लॉक है, मेन बाजार है जहाँ पर ये हनीफ किराना स्टोर वाक़ है, और तकरीबन 30 फुट के फासले पर उस बच्ची का घर है, और वो रोजाना रूटीन में वहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए जाती थी। कल वो 11 बजे के करीब अपना उसे हनीफ किराना स्टोर पर चीज़ खरीदने के लिए गई है। जब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वापस ना आई तो उसके वालिद को उसके वालिद को शक पड़ा, तो वो पीछे पता करने तो उसके वालिद को शक पड़ा तो पीछे गया पता करने के लिए। बच्ची के काफ़ी देर हो गई, बच्ची ना आ सकी है, तो वहां पर जाकर पता चले, जिस वक्त मालिक ने कुछ सही तरह जवाब ना दिया तो उन्होंने तीसरी मंजिल पर जब गए तो वहां पर बच्ची आखिरी सांसें अपनी जो है गुजार रही थी, जिस पर 1122 को मौका पर बुलाया गया, लेकिन बच्ची जानवर ना हो सकी। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद मजीद पता चला है कि ये जो मुकदमा है CCD को रेफर कर दिया गया है। CCD ने तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, कामरान मलिक, हमें ये बताइएगा कि आपने कहा कि दिन 11 बजे का ये वाक़या है, जब वहाँ पर पुलिस पहुँची और मोहल्ले वाले लोग पहुँचे तो उस वक्त भी बच्ची सांस से ले रही थी। मुझे ये बताइए कि वो किराना स्टोर किसका है, कब से वहाँ पर चल रहा है, क्या वो उसी मोहल्ले में ही रहते हैं जिनका किराना स्टोर है, कौन चला रहा था उसको? किराना स्टोर और बच्ची की जो रहायश है वो उसके दरमियान में तो ज्यादा से ज्यादा 30 फुट का फासला होगा, और बच्ची रूटीन में रोजाना वहां पर चीजें लेने के लिए जाती थी। और जो हनीफ किराना स्टोर का मालिक है उसका नाम है मोहम्मद अब्बास, और ये अक्सर दराज से वहां पे वाक़ है, और शहर का अंदरूनी शहर है। तो कामरान, ये मोहम्मद अब्बास ही है जिसने ये दरिंदगी की है, या आगे उसके कोई मुलाजमीन है, उसके बेटे हैं, बच्चे हैं? कौन है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और जिन्होंने ये दरिंदगी की है, माना है किसी ने? मोहम्मद अब्बास जो है वो हनीफ किराना स्टोर का मालिक है, जबकि बच्ची का जो वालिद है जिसका नाम नईमुल्लाह है, उसके और मालिक के दरमियान में चंद दिन पहले बताया जाता है कि किसी हिसाब किताब के मामले पर तलब कलामी हुई थी। अच्छा। जिस पर उससे राय था। हाँ। बच्ची के वालिद का जो स्टेटमेंट है, जो FIR में उसने कहा कि जो हनीफ किराना स्टोर का मालिक मोहम्मद अब्बास है, उसने उसको धमकी भी लगाई थी कि मैं आपके साथ इसी जो आपके साथ तलब कलामी हुई उसका मैं आपको मजा चखाऊंगा। जिस रंज की बिना पर ये वक़ुआ पेश आया है, उसमें कहा जाता है कि जो मालिक है उसका भी इसमें किरदार है, और जबकि जो मुल्ज़म है अरसलान उसका मुलाजिम था, और बताया जाता है कि वो जिला अक्टोबर टेक्सिंग का रिहायशी है, उसने ये वक़ुआ किया। जबकि जो दुकान है, दुकान के अंदर से सीढ़ियां जा रही हैं और तीसरी मंजिल का ये वक़ुआ है। इसका मतलब है कि जो मालिक है उसमें वो शामिल था, उसकी रजामंदी शामिल थी इस वक़ुआ में। ठीक है कामरान, CCTV फुटेज क्या बता रही है कि जिस वक्त ये बच्ची दुकान में जाती है, दुकान को बंद कर लिया जाता है, उस वक्त वो मुलाजिम वहां पे मौजूद था, अब्बास खुद भी मौजूद था वहां पे? जी, अब्बास तो मालिक हुआ ना दुकान का, मालिक वहां पे मौजूद है। और CCTV फुटेज में देखेंगे बच्ची जब जा रही है। जो किराना स्टोर एक ऐसी दुकान होती है जिससे जो मुलाजिम है वो आगे पीछे नहीं हो सकता, वो हर वक्त मालिक की नजरों में होगा। इसका मतलब है कि इससे ये सबूत है कि मालिक इसमें इसकी रजामंदी शामिल थी, और ये जो उसका मुलाजिम है जो दुकान के अंदर से सीढ़ियां उसी से वो ऊपर छत पर लेकर गया, इसका मतलब है कि मालिक को उस चीज का पता था। ठीक, कामरान मलिक, कितने लोगों को वो CCD के हवाले आपने कहा कि मुकदमे को, इस मामले को कर दिया गया है,
कितने लोगों को अभी तक जो है वो पुलिस ने उठा लिया है, सीसीडी के हवाले किया है? जी, एफआईआर में जो हनीफ किराना स्टोर का मालिक है मोहम्मद अब्बास वो नामजद है, और 3 उसके जो मुलाजमीन है वो शामिल हैं। 4 बंदों पर नामजद मुकदमा है और चारों ही गिरफ्तार कर लिए सीसीडी ने। गुज़श्ता शब सीसीडी के कोई रेफर कर दिए गए थे। आज पता चला कि मुल्जमान को ना सिर्फ अदालत में पेश किया गया है बल्कि उनका 6 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। ठीक है कामरान मलिक, पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है या अभी मजीद भी मुल्जिमान है जिनको नामजद किया गया है और उनको अभी हिरासत में लेना बाकी है? और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है बच्चे की, उसमें क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, जबकि जो जिस्मानी रिमांड है वो इसीलिए लिया जाता है ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके और जो आला कत्ल है उसको बरामद करवाया जा सके। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप बता रहे थे। मायदा, आपने पूरी स्टोरी सुन ली है कि चंद रोज़ पहले जो है वो उसके साथ बाप की कोई लड़ाई झगड़ा लेन देन के मामले पे दरिंदगी इतनी बढ़ गई है, इतनी अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में पैदा हो गई है, बहुत ग्रजेस बहुत ज़्यादा आ गए। हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं करते बस, और फिर हम बच्चों को ब्लेम कर लेते हैं, बच्चों को टारगेट कर लेते हैं। चाहे लड़ाई हमारे उनके पेरेंट्स से क्यों ना हो, हम बच्चों को निशाना बना देते हैं। शायद हम समझते नहीं हैं और बस हम कर गुजरते हैं। और बस अब हमें बीइंग अ सिटीज़न अपना जो है अहम रोल अदा करना है और बस खुली नजरें रखनी है अगर कहीं पे कुछ गलत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा रज़ा भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त माशरे में लोग हैं इनको लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। चंद रोज़ पहले भी कम से कम मैं रोज़ बैठ के यहाँ पे भी पुलिस के किरदार पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ ना, लेकिन जहाँ पर पुलिस अच्छा काम करती है तो दिल जाता है शाबाश देने को। कराची का वाकया 2-3 दिन पहले ही, वो पिंक बस के साथ साथ एक जा रहा था शख्स और वो नाजेबा हरकत कर रहा था। बच्चियों ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे वायरल की, पुलिस ने फ़ौरन से पहले उठा के उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और बहुत खुशी हुई कि जब आपकी सारी ज़िंदगी की वो जो बेनामी आपने इज्जत कमाई भी होती है ना, जब वो इस तरह से चौक चौराहों में आती है कि आप लोग क्या करते फिरते हैं, तो यकीन जानिए पुलिस के किरदार को भी सराहने को दिल करता है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बजट तो आ गया है लेकिन बजट आने के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक जारी हैं। कभी बजट आता है तो सुनने में ये मिलता है जी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, अब हर खासो आम गाड़ियाँ ख़रीद सकेगा। कभी बजट आता है तो पता चलता है जी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। और फिर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सिचुएशन तब पैदा होती है मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि सारा साल प्रोग्राम करते हैं जी, स्मोक आ गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करनी है, हमने अपने माहौल को बचाना है, हमने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को अपनाना है। और फिर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है कि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो सरकारी इदारे भी ख़रीदेंगे और आम लोगों में भी उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि हम कम से कम ईंधन इस्तेमाल करें। और ये जो हम बदतरीन मुतासरा ममालिक में शामिल हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे हम खुद को महफूज कर सके। लेकिन दूसरी जानिब हमें पता चलता है जी ये जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां हैं इन पे पहले जो 1% टैक्स था उसे गवर्नमेंट उठाकर 18% पर ले जाने की तैयारियां कर रही है। इस वक्त गाड़ी खरीदना, एक छोटी गाड़ी खरीदना हमारे मिडिल क्लास के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और आने वाले वक्त में कितने टैक्सेस लग जाएंगे या फिर कुछ आसानी होने वाली है कार इंडस्ट्री के लिए, ये बजट क्या क्या खबरें लाया है, बात करेंगे जी। हाफिज सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। हाफिज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हाफिज सज्जाद साहब, सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि ये बजट कार इंडस्ट्री के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, आप जैसे लोगों के लिए कितना खुशाइंद रहा है या परेशान कुन रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहबाज शरीफ साहब की एक स्पेशलिटी है कि वो कौम को खुशी नहीं देखना चाहते। तो उनकी पॉलिसियां 5 साल बाद भी कोई तसलसल लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। हर रोज एक नई पॉलिसी होती है और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किस वक्त क्या बयान दे रहे हैं और किस वक्त वो कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले साल IMF के कहने पे कुछ गाड़ियों की ड्यूटियों में रिलैक्सेशन दी तो कौम को थोड़ा सुख का सांस आया। लेकिन उसके साथ उन्होंने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अभी आप कर रहे थे, तो उन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पे ऐसी ड्यूटियां लगा दी कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी इंपोर्ट होना बंद हो गई। अब लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है जी कि उन्होंने 2000 सीसी से ऊपर जो गाड़ियां हैं उन पे SFED के नाम पे स्पेशल फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है आज।
और वो तकरीबन आप पहले कह लें कि जो ड्यूटी थी 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे तकरीबन 300 कुछ थी, अब वो 436% हो गई है। 360 या 70 से बढ़ के 436% हो गई। इसी तरह जब हम 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने SFED जो है वो इतनी लगाई है कि 476% ड्यूटियां इस वक्त लग चुकी हैं उस पे। जैसा कि हाफिज सज्जाद हमें बता रहे थे कि जो पहले 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियां हैं, अगर वहां पर पहले 360-70% टैक्स लगता था तो अब उसकी शरह बढ़ाकर 436% कर दी गई है। तकरीबन कोई कहा जाए कि 60-70% जो टैक्स की शरह है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। अब जब 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की बात आती है तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं ये तो अमीरों की हैं, ये तो लग्जरी व्हीकल्स है। जो बंदा 2-3-4 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है तो फिर उसे उतना टैक्स भी देना पड़ेगा। गाड़ियों की बात हो रही है और ये भी कहा गया है जब असेंबली फ्लोर पर गाड़ियों के हवाले से बहस होती है, मामलात ज़ेर गौर आते हैं, तो फिर जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक जानिब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लानी है, हमने हाइब्रिड निज़ाम पे जाना है, और फिर गवर्नमेंट ने ही ये पॉलिसी वाज़े की थी कि आने वाले सालों में सरकार के जितने भी इदारे हैं वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, हाइब्रिड व्हीकल्स खरीदेंगे, यानी वो पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का जो वेरिएंट हैं, जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, उनके ऊपर 1% ड्यूटी को उठाकर उसको 18% टैक्सेस पर ले जाती है। जब ये 18% टैक्सेस लगेंगे, ऑब्वियसली कौन ख़रीदेगा इतनी महंगी गाड़ी, और फिर प्राइसेस एकदम से आसमान से बातें करेंगे। जबकि आप माहौल दोस्त व्हीकल की बात करते हैं, आपने पंजाब में ख़ासतौर पे लाहौर की बात करूं तो आपने ग्रीन बसेस चलाई हैं कि ये ई बसेस हैं और इससे माहौल दोस्त ये मतलब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस बजट में ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, उन्होंने भी बताया कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है। चंद रोज़ पहले हम मुख्तलिफ कार डीलर्स के शॉर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरे और मैंने देखा कि वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि कारोबार तरक्की करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो छोटी गाड़ी बेचे या फिर बड़ी गाड़ी बेचे, उनका कंसर्न है जी कारोबार। और जब कारोबार चलता है तो फिर गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। जितने भी टैक्सेस लगते हैं, जितना भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को भी उन टैक्सेस में से हिस्सा जाता है। हाफिज सज्जाद साहब, आपको सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मैं आवाज़ आ रही है आपकी। जी, ठीक हो गया। हाफिज साहब, मुझे सर अब ये बताइए कि जो तीसरी बार मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ कि बड़ी गाड़ी जो 3-4 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देगा, तो क्या होगा सर? ये नहीं कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो हमारा ऊपर वाला तबका है, एलीट क्लास कह लें, अशराफिया कह लें, उससे टैक्स लेना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप 476% टैक्स लेना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, कॉमन सेंस भी यूज की जा सकती है, बजाय इसके कि टैक्स दर टैक्स लगाने के बाद आप लोगों से रोजगार भी छीनना शुरू कर दें। देखिए, आपका एक बहुत बड़ा तबका है जो इनका रोजगार उन्हीं गाड़ियों से वाबस्ता है, तो आप 10 गाड़ियों से टैक्स क्यों नहीं लेते और एक गाड़ी से 476% टैक्स क्यों नहीं लेते? आप सोचें, अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दे, ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए और फिर उसके अंदर ये बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाए, या इंपोर्ट ही करनी है तो इंपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाए। आप मुझे बताएं, 10 गाड़ियों से वो टैक्स लेना बेहतर है या एक गाड़ी से ही वो 10 गाड़ियों का टैक्स लेंगे? 10 गाड़ियां जब चलती हैं तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें उससे मिलती हैं, उनके टैक्स, उनके रजिस्ट्रेशन के पैसे, उनके टोकन टैक्स, और उस पर जो पेट्रोल यूज होता है उस पर लेवी की मद में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा। तो बजाय इसके कि आप 10 गाड़ियों से पैसे लें, आपने तहैया किया हुआ है कि हमने कोई पॉलिसी नहीं देनी, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनानी और हमने लोगों को रोजगार नहीं देना, हमने बस एक ना ये है सियासी इनिशिएटिव है, इसका पब्लिक से या रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक ऐसा स्लोगन चाहिए है कि लगे कि आप अशराफिया पर टैक्स लगा रहे हैं। मुझे बताएं, आईपीपीस को, जो एक हमारा एक मरले के घर वाला एक कमरे पे जो एक गुजारा करता है, आईपीपीस को जो वो टैक्स देता है, टैक्स पे टैक्स देता है, और उसको जो प्रोटेक्टेड यूनिट आपने 200 रखे, 201 यूनिट होता है और उसकी नस्लें रुल जाती हैं, वो बेचारा घर में उसके फाके होते हैं, तो वो अशराफिया को नहीं दे रहे हैं आप घर में बैठे हुए पैसे।
आईपीपीएस की वक्त आपकी शराफिया क्या जाती है? जब यही शुगर माफिया बनता है आपका एलीट क्लास, तो उस वक्त आपको ये एलीट क्लास क्यों नहीं नजर आती? फिर जब आप सीमेंट में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जिन लोगों को आप बेनिफिट देते हैं, उस वक्त ये अशराफिया वाला आपका प्रोपेगेंडा कहाँ पे जाता है? ठीक है, तो ये सर मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं माहौल की बात कर रही हूँ कि एक तो हम लोग उन 10 बदतरीन ममालिक में शुमार हैं जिन पे मौसमियाती तब्दीली सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। हमने सारे सरकार के इदारों में ये पॉलिसी वज़े कर दी है कि हमने आने वाले वक्त में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या हाइब्रिड गाड़ियों पे जाना है। दूसरी जानिब हमने 1% से उठा के 18% पर टैक्सेस ले गए। इस पॉलिसी की समझ आई है आपको? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ये टैक्सेस जो थे कि आ रहे हैं वो नहीं आए, गवर्नमेंट ने उस तरह से नहीं किया। हाँ, जो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पे टैक्सेस, मतलब BMW i7 उससे मुतासिर होगी, वो उसमें मतलब एक आम आदमी को उस तरह नहीं छेड़ा गया। लेकिन बहरहाल देखें, जब एलीट क्लास इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यूजेज करेगी तो उसका असर जो नीचे भी आता है कि एक बड़ा बंदा अगर सुबह साइकिल चलाना शुरू कर दे, जिस तरह खान साहब ने कहा था मैं साइकिल पे दफ्तर आऊंगा और जाऊंगा, तो उसका असर बहरहाल पब्लिक पे पड़ता है। तो खैर वो एक बहुत जो अभी इलेक्ट्रिक ड्यूटियों पे इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो ड्यूटियों में इजाफा किया वो बड़ा लिमिटेड सा है, और वो जेन्युइन आप कहें कि BMW जो i7 है वो बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर पाकिस्तान में होगी, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों को रोकना चाहते हैं तो उसके बदले में आप देना क्या चाहते हैं वो भी तो तहिया कर लें। और दूसरा, हाइब्रिड गाड़ियों पे पिछले साल के बजट में, बल्कि उससे पीछे 2024 में शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आज तक दोबारा पाकिस्तान के अंदर वो हाइब्रिड गाड़ियां नहीं आई, और अब हाइब्रिड गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट भी नहीं हो सकती तकरीबन। उसकी वजह के पहले 50% उसमें जो ड्यूटीज में रिलीफ दिया गया था वो हाइब्रिड से हटा दिया गया। तो अब उसके बदले में हम जो पेट्रोल पे उसकी इंपोर्ट पे इतना बड़ा हम जो फॉरेन रेमिटेंस खर्च करते हैं, डॉलर्स की सूरत में बाहर जाता है हमारा पैसा, उसको नहीं देखते, बल्कि हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसी ये अपनाई कि हमने लोकल 4-10 सेठों को नवाजना था। उनको नवाजने के लिए हमने कहा कि आप वहां से नट बोल्ट वाली गाड़ियां ले आए, यहाँ पे जोड़ दें, लेकिन पूरी गाड़ी नहीं आएगी। तो आज तक पाकिस्तान में वो गाड़ियां दोबारा नहीं आ सकी जो पहले आ रही थी। तो हाइब्रिड का ये मसला बना। ईवी गाड़ियों पे रिलैक्सेशन कोई नहीं है, और ईवी में पंजाब की खासतौर पे पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे BYD है 3.5 लाख रुपए में रजिस्टर्ड हो रही। वही गाड़ी जब जाती है सिंध के अंदर तो उसकी रजिस्ट्रेशन 30 से 35 हजार रुपए में हो जाती है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिन्हें जब तक लॉन्ग टर्म ऑटो पॉलिसी नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होने। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि जब भी गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं आपकी एसोसिएशन के, लोगों को बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, आप लोग अपनी सजेशंस दें, क्योंकि आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपको बिठाया जाता है क्या साथ? बिल्कुल नहीं बिठाया जाता, और ये चंद लोग हैं जो जिस तरह आईपीपीस में मैं बात करता हूँ कि वो 10, 12 या 15 जो सेठ हैं वही लाडले बच्चे हैं, वही खून नचोड़ते हैं और वही इस कौम की तबाही के जिम्मेदार हैं। 10, 12, 15 सेठ आप बार बार कह रहे हैं, जरा निशानदही कर दीजिए, ये कौन है? आपको पता है, देखें पिछले 40 साल में 3 यहाँ पे बिग 3 थे, टोयोटा था, सुजुकी था और होंडा था, ये इस्तेसाल करते थे। अब इनके नए बच्चे, नए लाडले बच्चे इन्होंने पैदा कर लिए हैं, वही खून नचोड़ रहे हैं आपका आईपीपीस की सूरत में, वही शुगर में है, और वही माफिया आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया है जो जाके रोना शुरू कर देता है कि जी देखिए हम लुट गए, हम मर गए, हम इस पे पाबंदियां लगाएं और इसको खोल दें। और गवर्नमेंट जो वो कहते हैं वो करती है, ना कि गवर्नमेंट इसमें जो आम स्टेक होल्डर है। अब 26 करोड़ आवाम एक तरफ होते हैं और 12 सेठ एक तरफ होते हैं, तो गवर्नमेंट 26 करोड़ आवाम को नहीं देखती, सिर्फ वो जो आपके वो 12 सेठ हैं वो नजर आती है। आईपीपीस का हाल देख लें, आपको आईपीपीस की कॉपी पेस्ट हर जगह पे नजर आएगी पॉलिसी। हाफिज सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए कि मैं अगर गलत हूं तो मेरी तस्दीक भी कीजिएगा कि पिछले 8 से 10 सालों में जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि माजी में कभी इस तरह से कीमतें नहीं बढ़ी। वो जो छोटी गाड़ी जो हर फैमिली अफोर्ड कर सकती थी, कमेटी डालती थी, सारी जिंदगी पैसे जोड़ती थी, अब तो वो भी पहुंच से बाहर हो गई है। देखिए यहाँ पे ना इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई, लेकिन उसने किया क्या? उसने किसी से नहीं पूछा कि ये 35 लाख का टीन डब्बा जो यहाँ पे बिक रहा है सुजुकी ऑल्टो की सूरत में, सुजुकी बोलान जो यहाँ पे 40 साल तक बिकता रहा, ये एक किसी मुहज्जम मुल्क के अंदर ये पहले तो बन नहीं सकता, और अगर बने तो इसकी प्राइस 10-12 लाख से ऊपर नहीं है। 2500, 3000, 4000 डॉलर की ये गाड़ी है जो पाकिस्तानी कौम को 12000 डॉलर में बेची जा रही है। और फिर उसके बाद आप सरकारी महकमों को देखें कि उनके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको आके देखता नहीं है कि किस बुनियाद पर आपने चीजों की कीमतों का तयन किया। बस मेरा दिल किया, सुबह मैंने एक गाड़ी
का कीमत रखी और मैंने सुबह लॉन्च कर दी। अब पीछे 8 मिलियन की एक गाड़ी के अंदर 10 लाख रुपए उन्होंने प्राइस रिड्यूस की। हाफिज साहब टाइम थोड़ा सा सेगमेंट का कम है, लेकिन आखिरी सवाल प्लीज शॉर्टली आंसर कीजिएगा। ये जितनी भी पाकिस्तान में लोकल असेंबल्स मौजूद हैं जो गाड़ियां खुद यहाँ पे मतलब बाहर से मंगवा के चाहे असेंबल करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, सर इनके ऊपर क्या कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है प्राइसेस पे कि गाड़ी इतने की बन रही है, इतने की प्रोडक्शन हो रही है तो इतने की एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगी, या बिल्कुल ओपन हैंड है इनको? मैं आपको एक बस नाम लूंगा, आप समझिएगा कि मियां मंशा साहब जैको पाकिस्तान में लेकर आए। आपको लगता है कि क्या वो पाकिस्तान की किसी पॉलिसी को मानेंगे? और अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी और उसके सामने मियां मंशा साहब खड़े होंगे तो क्या उस पॉलिसी को कोई रोकने वाला होगा? बस ये फर्क है। मैंने नाम ले लिया, आप कह रही थी नाम ने, अब आप बात को समझें कि यहाँ पे जिस इलीट क्लास की सारी इकोनॉमी पे ग्रिप है वो इलीट क्लास नीचे कुछ आने नहीं देती। गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं कहती जब आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और उसमें आपका ठीक ठाक प्रॉफिट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो एक गरीब आदमी के लिए भी एक सुजुकी ऑल्टो जैसी कोई गाड़ी भी है, कोई कंपटीटर आए, वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाती इस पे कि एक 660 सीसी या 1000 सीसी तक की गाड़ियां भी आपने बनानी है। सेट उसमें आता है जहाँ पे ये अच्छा ये ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं ना, बाहर से गाड़ियां लाए, असेंबलिंग की और लाकर कर दिया, और जो भाई पूरी गाड़ी आती है उस इंपोर्ट पे आपको क्या तकलीफ होती है? क्योंकि वहां पे कोई मोनोपोली नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है। ठीक है हाफिज सज्जाद साहब, एक नाम तो आपने ले दिया है, 11 नाम रह गए हैं और कहीं ना कहीं सभी देखने वाले समझते हैं और दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे और उन 11 नामों को भी जांचने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से हैं जो राज कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि लाहौर शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में जिसका दिल चाहता है वो वाइट रंग का डॉक्टरों वाला कोट पहनता है और डॉक्टर बन जाता है, मरीजों को चेक करता है, दवाइयाँ देता है और उसके बाद वो पता चलता है जी ये तो जालसाजी कर रहा है, ये तो डॉक्टर ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पिछले कई सालों से इसी तरह से सूरत हाल चल रही है और किसी एक अस्पताल में भी नहीं हो रहा, सरकार के मुख्तलिफ अस्पतालों में ये हो रहा है। और इसी तरह के जो टेक्नीशियन हैं, जो लैब बॉयज़ हैं, वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो लोगों की कोई बाजू टांग तुड़वा के जा रहा है तो उसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पट्टियाँ भी कर रहे हैं, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट्स बने हुए हैं भाई, जो कि मोस्ट डेंजरस डिपार्टमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इंसान को कितना एनेस्थीसिया देना है, इतने के बाद ये उठ भी सकेगा या फिर हमेशा के लिए आप उसको सुला देंगे। लेकिन जालसाजी हर तरफ फैल चुकी है। क्या मामला है? जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जावेद साहब, ये कहाँ से खबर निकाल के लाए हैं? ये फिर चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? देखिए, बात करने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जी कि एशिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा मरकज़ सेहत है जिसका नाम है लाहौर में वाक़ है म्यो हॉस्पिटल लाहौर। जी, आप जालसाजों की बात कर रही हैं। यहाँ पे जो गोश्त मुलाजमीन, गोश्त डॉक्टर, गोश्त नर्सें पकड़ी गई है ही नहीं, जिनकी तनख्वाहें ले रहे थे और वो डॉक्टर्स नहीं थे। नहीं, डॉक्टर तो थे, अच्छा, लेकिन आते नहीं थे ओके। और गैर हाजिर थे, 45 उनकी तादाद है। हाँ। लाखों रुपया तनख्वाहें घर में बैठ के ले रहे थे। और कब से गायब है? और ये पिछले कोई 1.5 से 2 सालों से गायब थे। इनको पकड़ा है म्यो अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर मुदब्बर रेहान ने और उनको निकाल दिया है नौकरियों से पकड़कर। 45 लोग हैं, 45 लोग हैं, 25 जो हैं वो बर्खास्त किए गए हैं नौकरियों से आज ही, और 20 जो हैं वो शक्ति की डिस्पोजल पे भिजवाए गए हैं और इनके जो है ग्रेड 1 से लेकर 19 तक के लोग शामिल हैं। तो ये टीका लगा रहे थे और मैं बताऊं कि मुदब्बर रेहान को तो शाबाश देनी चाहिए कि जिन्होंने आते ही छानबीन करके ये बड़ा काम किया है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जालसाजों की तरफ। मैडम, अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, इनको तनख्वाहें कैसे जाती हैं? आंखें बंद करके तनख्वाहें दिए जा रहे हैं बस, खाते खुले में। ये देखिए, ये मुझे मेरी जो रिसर्च है, मैं आज स्टोरी ये ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ। वो ये है कि ये अपने जो सुपरवाइजर्स हैं, जो प्रोफेसर होता है ये भी डॉक्टर्स का सुपरवाइजर होता है, ट्रेनीज का, और जो हेड नर्स होती है ये भी अपनी जूनियर नर्स की सुपरवाइजर होती है, और जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उनका सुपरवाइजर होता है। ये सुपरवाइजरों को 40% तनख्वाहें दे रहे थे और घरों में बैठे थे और 60% खुद लेते थे और मौज मेला किया और घरों को जाए। तो ये मुदब्बर ने पकड़े हैं और सबको निकाल दिया। ये खबर थी। अब चलते हैं अपनी असल खबर की तरफ। इस वक्त मैडम ये रोना जो है ये पूरे पंजाब का मसला है। पंजाब में जो टीचिंग अस्पताल है इनकी तादाद इस वक्त जो है तकरीबन 27 से 28 हो चुकी है
और म्यो अस्पताल जो है ये मरकज है टीचिंग अस्पतालों का। सही। और सबसे जो धोखाधही, फ्रॉड और जालसाजी डॉक्टर बनकर, नर्सें बनकर, पैरामेडिकल स्टाफ बनकर वो लाहौर में हो रही है। सही। और इसका मरकज है अस्पतालों के सर्जिकल वार्ड, ENT वार्ड और इस तरह के जो न्यूरोसर्जरी के यूनिट हैं वो, जनरल सर्जरी के, आई के, और जो बड़े हसास महंगी तरीन जहाँ पे अद्वियात इस्तेमाल होती है मेडिकल यूनिट। यहाँ पे मुझे पता चला है कि जालसाज जो हैं वो अस्पतालों के अमले से मिले हुए हैं, और जो ही किसी का ऑपरेशन होने वाला होता है, बड़ा ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी का या यानी कि दिमाग का या दिल का या कोई बड़ी सर्जरी होनी होती है गायनी में, तो ये लोग आ जाते हैं। आते कब है 2 बजे के बाद, जब असल डॉक्टर घरों को चले जाते हैं, ये आ जाते हैं कोट पहन के और जाली नुस्खे लिखते हैं। और ये कहाँ पर बैठते हैं? जी, ये फिरते रहते हैं, वार्डों के अंदर फिरते रहते हैं, और फिर वो जो सादा लोग देहातों से आए होते हैं उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं कि आपके मरीज की जान खतरे में है। और ये ग्रोह पिछले दिनों पकड़ा भी गया था। ये मुफ्त में कैसे लिख के दे रहे हैं वहाँ पे? मतलब इनको पैसे तनख्वाहें? ये बड़ा सवाल है। हाँ। ये असल में ये कंपनियों के एजेंट हैं फार्मास्यूटिकल के, उन्होंने छोड़े हुए। पहले यहाँ पे होता था कि मेडिकल रैप्स होते थे, अब उनकी जगह ले लिया एजेंटों ने, जालसाजों ने। वो अपनी कंपनियों की दवाइयां उन्होंने हर अस्पताल के बाहर मखसूस मेडिकल स्टोरों पे रखवाई हुई हैं, और वहां ये नुस्खे लिखते हैं और मरीज को कहते हैं कि आपको हम 15% रियायत पे ले देते हैं, आ जाओ हमारे साथ, जबकि डॉक्टर ने वो नुस्खा लिखा ही नहीं होता। और फिर वो लाते हैं, जब नर्सें मिली हुई होती हैं उनमें आपस में तकसीम होता है 50%। नर्सें, मुझे जो पता चला है, मैंने खुद देखा है या अपने हाथ पकड़ा है कि वो नर्सें जो होती हैं, एक अम्प्यूल होता है पानी उसमें होता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाटर जिसको कहते हैं, वो उसको मरीज को राजी करने के लिए, उसके अटेंडेंट को राजी करने के लिए वो उसको ड्रिप लगा देती हैं, कहीं टीका लग गया तुझा। तो ये जालसाजी जो है लाहौर में क्यों हो रही है, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अस्पताल जो लाहौर में टीचिंग अस्पताल है, यहाँ पे इडहाकिज्म है। 89 डेज पे MS आता है, प्रिंसिपल आता है, और उसकी फोकस जो है वो सारा परचेज पर है, मरीज पे फोकस नहीं है। उसने कहना कि मैंने 89 डे के लिए आना है, पता नहीं मैंने पक्का होना कि नहीं होना। दिहाड़ियां लगाते हैं घरों को, मरीज का खाना खराब पकड़ो जाओ जी, और जाओ घरों को। और इस वक्त सबसे बड़ा जो मरकज है जालसाजी का, और 2 नंबर जो डॉक्टर रूपधार का डॉक्टरों को आए हुए हैं, ये लाहौर जनरल अस्पताल है। वहां पे एक अदारा है पेन्स, जिसका न्यूरो सर्जरी का, दिमाग की सर्जरी का अस्पताल है, वो मरकज है, और वहां इन्होंने डेरे डाल रखे हैं। दूसरे नंबर पे है जिन्ना अस्पताल, तीसरे नंबर पर है गंगाराम अस्पताल। कोई नहीं है, कौन है जिम्मेदार, किसने पूछना है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। हम जैसा कोई चले जाता है तो हमें तो डंडे मारने पे आ जाते हैं कि भाई आप कैमरा माइक लेके हॉस्पिटल में, आपको इजाजत ही नहीं है। तो ये वार्ड्स में फिर रहे हैं, अंदर बाहर फिर रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला। जिन्होंने पकड़ना है वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं। मैं बसूख से कह रहा हूँ कि वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं। और देखें, अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी स्टाफ इनको पकड़ने के लिए आउटसोर्स कर दिया गया है। ठीक है, करोड़ों रुपए के ठेके दिए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी रखी गई है, और वो सिक्योरिटी इनके साथ मिली हुई है। सिर्फ दिहाड़ियां लगाते हैं, मरीज को जो है ना वो उसको कुंडी छुरी से ज़िबा करते हैं और घरों को चले जाते हैं। सिक्योरिटी वाला साथ मिला हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ मिला हुआ, नर्सें साथ मिली हुई हैं, डॉक्टर साथ मिले, यहाँ तक कि मैं अब नाम नहीं लूंगा, पिछले हफ्ते मेरे एक अजीज करीबी एक न्यूरो सर्जिकल वार्ड में दाखिल थे। ठीक है, मैं भी वहां पे मौजूद था। और वहां पे जब उनका ऑपरेशन होना था तो उनको पता नहीं कहां से तला मिल गई कि ये 3.5 लाख का जो दिमाग में डल रहा है स्टेंट, अच्छा, वो 3.5 लाख का हमसे ले लो। दूसरा आया, वो कहता है ये 2.5 लाख का हमसे ले लो। वो यानी जी, डॉक्टर ने कहा कि इनका न्यूरो ऑपरेट होना है और लोग आना शुरू हो गए कि ये हमसे ले लो, ये हमसे ले लो। उनको पता नहीं कहां से पता चल जाता है कि हम हैरान रह गए कि एक आई कंपनी, उसने कहा जी ये स्टेंट जो है ये दिमाग के अंदर डालना 3.5 लाख का दे देंगे, ये वलाती है। दूसरा है जी वो जाली है, ये असला 2.5 लाख का दे देंगे। और आखिरकार करते करते बार्गेनिंग उनसे 70,000 में उन्होंने दिया, और वो डला उसमें। आपने रिपोर्ट नहीं किया? हमने MS के पास उस अस्पताल के MS से कहा। हाँ। और वहां पे मैंने दर्जनों केसेस ऐसे पकड़े। अच्छा, दर्जनों केसेस। कोई इंजेक्शनों की मंडी लगी हुई है, वो इंजेक्शन अपने लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ फलां स्टोर पे चलो, 15% पे रह लेता हूँ, कोई कहता है 20% पे। और मैं समझता हूँ कि अस्पतालों का है जो कस्टोडियन ऑफ द हॉस्पिटल होता है, ये MS होता है, वो सोए हुए हैं। वजह क्या है? सिफारशी कल्चर आ गया। इस वक्त पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में जो है 80% से ज्यादा MS जो 89 डे पे लगे हुए हैं, ये तमाम के तमाम सिफारशी हैं। और
इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सही। और सेक्रेटरी सेहत है वो अपने कमरे में बंद है और वो पूछते नहीं है। और जनाबे वाला तमाम का तमाम जो मरियम नवाज का सिस्टम था मुफ्त अद्वियात का, वो तकरीबन फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लोग तो रो रहे हैं, झोलियाँ उठाकर बददुआएं दे रही हैं, ना उन्हें अस्पतालों से डिस्प्लिन मिल रही है, ना कोई ऑपरेशन का सामान मिल रहा है। और वो जाते हैं जो जालसाज अस्पतालों में फिर रहे हैं, उनके हाथ चढ़ते हैं। कोई अपनी बालियाँ बेचता है, कोई कमेटी डाली होती है, वो उसने अपनी बेटी का जहाज बनाना होता है, उसके दिल का या दिमाग का ऑपरेशन आ जाता है, उस पर लग जाता है और वो रोना शुरू हो जाए। इनके कबाड़ खाना और मैं समझता हूँ कि बुच्चड़ खाने में बदल गए हैं ये मरकज़े सेहत जो है। वहां तो पहले ही मरा हुआ बंदा पहुंच रहा है, पहले ही वो बेचारा पहुंच रहा है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। जी ऐसे ही सरकार के अस्पताल में वही जाता है जिस बेचारे के पास कोई रास्ता ही नहीं है, किराए के पैसे नहीं होते, और वहां पर जाके वो इस तरह से अपनी जिंदगी को जो है वो। अब मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनोगे। इस वक्त मैंने अर्ज किया था कि बुच्चड़ खाने में तब्दील हो गए हैं टीचर अस्पताल। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जो आता है वो कहता है कि इस मरीज को ज़िबा कर लो, और दिहाड़ी लगाने आता है। सुबह को इन्होंने फिक्स करने होते हैं कि आज हमने कितने ऑपरेशन करने। ये तो मसीहा हैं, तो कहाँ अखलाकियात, कहाँ हम ज़मीर मर चुके हैं। अब देखिए ज़मीर मर गए। गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की हुई है कि कोई डॉक्टर जो है वो बाजार से किसी मरीज को दवाई लिख के नहीं दे सकता। Exactly. आप जेनेरिक नेम लिखेंगे, आप कंपनी नेम नहीं लिखेंगे, आप सॉल्ट लिखेंगे। पिछले दिन मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत बड़ा नाम है, उनको किसी डॉक्टर का फोन आया, अच्छा, जिना अस्पताल से। उन्होंने कहा जी कि हम पे तो पाबंदी है, हम बाहर से दवाई नहीं लिख के दे सकते। एक तरफ मरीज की जिंदगी बचानी है, अस्पतालों में है कुछ नहीं। मतलब ये कि डॉक्टर भी इतने वो कसाई नहीं है। वो कहते हैं जी कि एक तरफ अस्पतालों के अंदर पाबंदी है कि आपने बाहर से दवाई नहीं लिख देनी, दूसरी तरफ अस्पतालों में दवाई नहीं है। तो हम कहाँ जाएं, मरीज की जिंदगी बचाएं या उसको बचाने के लिए उसको दवाई बाहर से लिख के दें, या अपनी नौकरी बचाएं, हमें फतवा दें। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छा भी काम कर रहे हैं, और जब हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है, जब सिरिंजेस नहीं है, जब बुखार कम करने तक की एक टैबलेट नहीं है, वहाँ पे तो यकीनी तौर पर वो लिख के ही देगा ना, वो और क्या करेगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।